पोषक पदार्थ वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ऊर्जा उत्पादक वे पोषक पदार्थ जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है उपापचयी नियंत्रक वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे विटामिन, लवण एवं जल। तीसरा है वृद्धि तथा निर्माण पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे प्रोटीन। और चौथा है आनुवंशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, जैसे न्यूक्लिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण। इन सभी की आवश्यकता होती है। इन सभी को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 50 से 75% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मोनोसैकराइड यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है, जैसे ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और ट्रायोज आदि। दूसरा है डाइसैकराइड्स समान या भिन्न मोनोसैकराइड्स के 2 अणु के संयोजन से एक डाइसैकराइड्स बनता है, जैसे माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बनता है और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनता है। तीसरा है पॉलीसैकराइड्स मोनोसैकराइड्स के कई अणुओं के मिलने से लंबी श्रृंखला वाली अघुलनशील पॉलीसैकराइड्स का निर्माण होता है। यह आर्थोपेडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। इसके अन्य उदाहरण हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन आदि। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना, विटामिन सी का निर्माण करना, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करना और जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और शलजम। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे वेर्सेलियस ने किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन उत्तरदायी होता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। प्रोटीन के प्रकार देखेंगे। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल से के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण में है एल्यूमिनस, ग्लोब्युलिन्स, हिस्टोन इत्यादि। दूसरा है संयुग्मी प्रोटीन वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं। इसका उदाहरण है क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि। तीसरा है
व्युत्पन्न प्रोटीन, वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण प्रोटियंस, पेप्टॉन और पेप्टाइड। अब देखेंगे प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं। ये कोशिकाओं, जीव द्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर एवं मरासमस नामक रोग हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा देते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। आनुवंशिकी लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। क्वाशियोर्कर, इस रोग में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस, इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। तीसरा है वसा यानी फैट्स। वसा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल का एक एस्टर होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में उपस्थित रहते हैं। वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं, परंतु यदि वे इस ताप पर द्रव अवस्था में हों तो उन्हें तेल कहते हैं। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त। असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। केवल नारियल का तेल तथा तार का तेल यानी पाम ऑयल संतृप्त तेल के उदाहरण हैं। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होनी चाहिए। शरीर में इनका संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वसा का मुख्य कार्य क्या क्या है? यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देती है। यह खाद्य पदार्थों में स्वाद उत्पन्न करती है और आहार को रुचिकर बनाती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को चोटों से बचाती है। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से शरीर स्थूल हो जाता है, हृदय की बीमारी होती है एवं रक्तचाप बढ़ जाता है। चौथा है विटामिन। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इससे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु ये शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी एवं विटामिन सी है, और दूसरा वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि विटामिन डी एवं के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। विटामिन के का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी होता है। विटामिन की कमी से होने वाला रोग एवं उसके स्रोत देखेंगे। विटामिन, उसका रासायनिक नाम, उसकी कमी से होने वाला रोग और विटामिन का स्रोत क्या क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपैथेलमिया होता है। विटामिन ए दूध,
अंडा, पनीर, हरी साग सब्जी और मछली यकृत तेल में पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 पाया जाता है मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियों में। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और जिह्वा का फटना, यह सभी समस्या होती है। खमीर, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध में विटामिन B2 पाया जाता है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियोसिन। इसकी कमी से पेलेग्रा, त्वचा दाद या 4D सिंड्रोम होता है। यह विटामिन मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियों में मिलता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से बाल सफेद होता है और मंद बुद्धि होना, यह सब विटामिन B5 के कमी से होता है। मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर में विटामिन B5 पाया जाता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग होता है। विटामिन B6 यकृत, मांस और अनाज में पाया जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। इससे होने वाला बीमारी है लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, यह सभी बीमारी विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B7 मांस, अंडा, यकृत और दूध में पाया जाता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से एनीमिया और पेचिश रोग होता है। दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा और सेब में यह विटामिन पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबालमीन। इसकी कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है। यह मांस, कलेजी और दूध में पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना जैसी समस्या होती है। यह नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च और अंकुरित अनाज में पाया जाता है। विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है। यह बीमारी बच्चों में होता है। विटामिन D मछली, यकृत तेल, दूध और अंडा में मिलता है। विटामिन D से वयस्कों में भी एक बीमारी होती है, ऑस्टियोमेलेशिया। यह वयस्कों में होता है और बच्चों में रिकेट्स होता है। विटामिन E का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है। यह विटामिन पत्ती वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल में मिलता है। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने लगता है। इस विटामिन K का अच्छा स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में भी उत्पन्न होता है यह विटामिन, यानी विटामिन K। पांचवा है खनिज लवण यानी मिनरल्स। मनुष्य खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। गर्भवती स्त्रियों में प्रायः कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में लगभग 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। यह शरीर का कुल वजन का 4 से 5% होता है। महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ एवं उनके प्रकार देखेंगे। खनिज दैनिक मात्रा उनका कितना होना चाहिए, उसके मुख्य स्रोत और उसका प्रकार, यह सभी एक एक करके देखेंगे। सोडियम क्लोराइड के रूप में दैनिक मात्रा है इसका 2 से 5 ग्राम। सोडियम का मुख्य स्रोत है साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे और दूध।
यह सामान्यतः कोशिका बाह्य द्रव में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबद्ध है। पेशियों का संकुचन, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम का दैनिक मात्रा है 1 ग्राम। पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है। सामान्यतः केशिका द्रव में धनायन के रूप में पाया जाता है। पोटेशियम यह निम्न अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह अभिक्रिया क्या है? कोशिकाओं में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रिया, पेशीय संकुचन, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखना। कैल्शियम का दैनिक मात्रा है लगभग 1.2 ग्राम। इसका मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी और मछली। यह विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्पंदन में भूमिका निभाता है। पेशीय संकुचन प्रक्रिया के संबंध कैल्शियम से संबद्ध होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता। फास्फोरस का दैनिक मात्रा है 1.2 ग्राम। मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई आटा, कलेजी तथा गुर्दे। यह शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। लौह का दैनिक मात्रा है बालक में 25 mg और बालिका में 35 mg। मुख्य स्रोत है कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोरक युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक एवं अन्य हरी सब्जियां तथा गुड़। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए आवश्यक है। यह ऊतक में ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है। आयोडीन का दैनिक मात्रा है 20 mg। इसका मुख्य स्रोत है मछली, समुद्री खरपतवार, पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गलगंड से बचने के लिए भी। मैग्नीशियम का दैनिक मात्रा है अत्यल्प, यानी बहुत ही कम मात्रा में इसको लेना होता है। इसके मुख्य स्रोत है सब्जियां। पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु और कैंसर के बचाव के लिए यह आवश्यक होता है। जस्ता को भी अत्यल्प मात्रा में ले सकते हैं। इसका मुख्य स्रोत है यकृत एवं मछलियां। यह इंसुलिन कार्यकी के लिए उपयोगी है। तांबा का दैनिक मात्रा भी अत्यल्प है, यानी बहुत ही कम है। इसका मुख्य स्रोत है मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में इसका प्रयोग होता है। कोबाल्ट का दैनिक मात्रा है अत्यल्प, यानी बहुत ही कम। इसका मुख्य स्रोत है मांस, मछली एवं जल। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु यह आवश्यक होता है। छठा है जल, यानी वाटर। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% भाग जल है। जल के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? पहला, जल हमारे शरीर के ताप को स्वेदन यानी पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। दूसरा है, शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम है जल। तीसरा है, शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं जलीय माध्यम से संपन्न होती है। नोट: पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होती है। पानी में आर्सेनिक विष के कारण केराटोसिस नामक बीमारी होती है। सातवां है न्यूक्लिक अम्ल। ये कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व फास्फोरस से बने न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं, जो अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में DNA व RNA के रूप में पाए जाते हैं। इनका मुख्य
प्रमुख कार्य क्या क्या है? पहला, आनुवंशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। दूसरा, एंजाइम के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करना। और तीसरा, ये क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं।